आज हमें देखना है कि क्या है वो आंसर जिससे हमारा कैश हमेशा मेंटेन रहेगा। उसके लिए कैश को हम नाम देते हैं विटामिन एम। अब जैसे बॉडी में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन बी 12 होता है, इसी प्रकार के काफी विटामिन होते हैं। उनका एक काम होता है बॉडी के अंदर, बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से विटामिन एम यानी कि विटामिन मनी एक बिजनेस को रेगुलेट करता है। और अगर विटामिन एम बिजनेस में नहीं हुआ तो बिजनेस रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि आप खुद व्यापार करते हैं, आपको पता है कि कोई भी शॉर्टफॉल हुआ कैश फ्लो का तो वो टेंशन का कारण बन जाता है। अब क्या किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम या तो आए ना, और अगर आई हो तो संभल जाए। ठीक है, अगर नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आ गई है तो संभाले कैसे इसको, इसके लिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में इस बारे में आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, क्या है ये वर्किंग कैपिटल साइकिल? वर्किंग कैपिटल साइकिल उसी तरह है जैसे लाइफ साइकिल होता है। देखिए, जैसे लाइफ साइकिल होती है, क्या होता है, एक बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, काम करता है। इसी तरह एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है। वर्किंग कैपिटल का साइकिल क्या होता है? आप मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, इन्वेंट्री में डालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद आप उसको बेचते हैं, बेचने के बाद आप कलेक्शन करते हैं और सप्लायर की पेमेंट करते हैं। बस इतनी सी चीज है। जी हां, सिर्फ इतनी सी चीज है। इस पूरे खेल को जो अच्छे से मैनेज कर गया उसके पास हमेशा कैश की अवेलेबिलिटी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, मनी सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट है 4 कारणों से। पहला है कि आपको इन्वेंट्री परचेज करनी है। अगर आपके पास मनी सर्कुलेशन होगी, जिसे हम विटामिन एम कहते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल होगी तो आप आराम से इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं। बिजनेस चलाने वक्त आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्या एक्सपेंसेस होते हैं? आपका एक्सपेंस होता है सैलरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और भी छोटे मोटे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, कन्वेयंस के। इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए आपके पास मनी सर्कुलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज जिसके लिए मनी सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर आज मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, मुझे या तो नई मशीनरी खरीदनी है, या नया प्लांट बनाना है, या नई जमीन खरीदनी है बिजनेस करने के लिए, अगर मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं, या फिर मुझे नई शॉप खोलनी है, या मुझे किसी नई ज्योग्राफी में एक्सपैंड करना है, इन सब के लिए थोड़ा बहुत कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है। तो कैश फ्लो की जरूरत में ये तीसरा पॉइंट है जिसमें बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको कैश फ्लो की जरूरत होती है। और चौथा पॉइंट है मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग क्या है कि अगर आप किसी प्रकार से कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया हो, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग हो गया, टेलीविजन हो गया, या आज के युग का हो कि गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, तो कोई भी मार्केटिंग करनी है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है या कन्वेंशनल मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो ये 4 कारण है: परचेज ऑफ इन्वेंट्री, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ग्रोथ करने के लिए और मार्केटिंग। इन बड़े एक्सपेंसेस के लिए आपको कैश फ्लो की जरूरत हमेशा हाथ में रहती है। अब दोस्तों, जहां खर्चे होते हैं वहां लीकेजेस होने के चांस है। लीकेजेस क्या है? लीकेजेस देखिए क्या होता है कि आप ठीक से खर्चों को मैनेज नहीं कर पाए तो फिर लीकेज हो जाता है। इसको हम लीकेज कहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से एक टूटी होती है और वो टूटी में से पानी निकलता है, पर आप देखेंगे कुछ टूटियों में लीकेजेस हो जाती हैं, तो क्या होगा? जो ओरिजिनल पानी निकलना चाहिए वो या तो कम निकलेगा या स्लो निकलेगा। वंस अगेन, या तो कम निकलेगा या स्लो निकलेगा। क्यों? क्योंकि लीकेज है। अब लीकेज कहां कहां पॉसिबल है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में बहुत चांसेस होते हैं कि लीकेजेस हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एम्प्लॉइज जानबूझ के लीकेजेस कर रहे हैं, पर लीकेजेस हो जाते हैं। और वो किस लिए होते हैं? उसके रीजन है कि बजटिंग नहीं होती है। तो बजटिंग ना करने के कारण से एडमिनिस्ट्रेशन में लीकेजेस होती हैं, जहां पे खर्चा ज्यादा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। दूसरा है सैलरी। कभी कभी आपको क्या लगता है, अरे यार ये काम नहीं हो रहा है, ये आदमी काम कर ही नहीं पा रहा है, एक काम करो फटाफट नया बंदा ले आओ। हमें ऐसे नहीं सोचना। हमें सोचना है कि क्या ये पर्सन जिसको हमने इस काम पे डिप्लॉय किया है वो ऑप्टिमली ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जितना वो काम कर सकता है उतना वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका रीजन जानना है। हो सकता है उसको वो काम करना नहीं आता, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या फिर वो ओवरलोडेड है और उसको सपोर्ट की जरूरत है, तब आप उसको सपोर्ट दीजिए। फ्रस्ट्रेशन में आके हायरिंग का डिसीजन नहीं लेते। कभी भी फ्रस्ट्रेशन में आके हायरिंग का डिसीजन मत लीजिए, हमेशा वो गलत डिसीजन होगा, क्योंकि तब आप जल्दी से रिसोर्स हायर कर लोगे और गलत रिसोर्स हायर करने की कॉस्ट बहुत बड़ी पड़ती है। पहले उसको लेके आओ, उनको ट्रेन करो, एचआर कंपनी का कमीशन दो, उसके बाद 2-3 महीने बाद समझ आता है कि यार ये बंदा हमारे काम का नहीं है, 3 महीने की सैलरी खराब हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन फिर से होती है, फिर से आप बंदा ढूंढते हो। हायरिंग बहुत सोच समझ के करनी होती है, इसलिए
सैलरी में बहुत ज्यादा लीकेजेस होती है, तो सैलरी को मैनेज करने के लिए मैन पावर को किस तरह ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है वो आप देखिए। तीसरी जगह जहां लीकेज होती है वो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग का मतलब है कि बिना सोचे समझे मार्केटिंग पे स्पेंड करना। देखिए, मार्केटिंग पे जब स्पेंड करते हैं तो उसके पीछे एक साइंस होती है। साइंस क्या होती है कि मैं किसको टारगेट करने वाला हूं, कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला है, कितने प्राइस का खरीद सकता है। हो सकता है आपका बहुत महंगी चीज है, अगर बहुत महंगी चीज है तो ऑब्वियसली आप गांव में नहीं बेच सकते, थोड़ा मुश्किल होगा, शहरों में बेचना पड़ेगा। बहुत सस्ती चीज है तो आपको गांव गांव तक जाना पड़ेगा। तो आपको बहुत समझ के मार्केटिंग करनी है। पर होता क्या है, जल्दी जल्दी में आप गलत मार्केटिंग कर बैठते हो। आपका कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग प्लान नहीं होता, मीडिया प्लान नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आप छोटी छोटी क्लासिफाइड्स डाल दोगे, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में अचानक से थर्ड पेज पे एडवर्टाइजमेंट डाल दोगे, आपका मन करेगा आप जैकेट ऐड खरीद लोगे। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग से बचिए, एक प्लान बनाइए और उस प्लान के तहत अपनी मार्केटिंग कीजिए। चौथा है बैड नेगोशिएशंस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स करते हैं और काफी एग्जीक्यूटिव्स ये फील नहीं कर पाते कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, तो वो नेगोशिएशंस में लूज पड़ जाते हैं। तो हमें यह देखना है कि हम बैड नेगोशिएशन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और लास्ट है एक्सपेंसिव परचेज। एक्सपेंसिव परचेज मतलब कि कोई भी चीज गलत भाव में खरीद लेना। उसके दो कारण होते हैं, या तो हमें प्रोडक्ट की समझ नहीं होती कि हम क्या खरीद रहे हैं, या हमारे पास कैश फ्लो की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जहां सप्लायर हमें बोलता है देखो दोस्त, मैं आपको क्रेडिट तो दे दूंगा पर भाव मेरा चलेगा। तो मार्केट में जो चीज हो सकता है आपको 10 रुपए की मिल रही थी, वो आपको 12 रुपए की लेनी पड़े, क्योंकि आपके पास या तो प्रोडक्ट की समझ नहीं है या इस समय आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं जिससे लीकेजेस होते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, बैड नेगोशिएशंस और एक्सपेंसिव परचेज। अब देखिए, हमने बात तो कर ली कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें और इसके लिए क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो हम देखते हैं। पहला स्टेप है, ये स्टेप्स क्या हैं कि हम कैसे अपने कैश फ्लो को मैनेज करें, ये इंश्योर करें कि हमारा कैश हमेशा मेंटेन रहे, हमारे पास कैश फ्लो की अवेलेबिलिटी रहे, यानी कि विटामिन एम की अवेलेबिलिटी रहे। तो सबसे पहला है कि अपने वर्किंग कैपिटल के साइकिल को ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज ये कीजिए कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं किस तरीके से कस्टमर से पैसे लूंगा, किस तरीके से रॉ मटेरियल खरीदूंगा, किस तरीके से अपने वेंडर को मैनेज करूंगा, किस प्रकार से अपने कैश कलेक्शन करूंगा, कैसे कैसे इन्वेंट्री को परचेज करूंगा, कैसे कैसे अपने साइकिल में, अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल में कैश जनरेट करता रहूंगा। तो यह है सबसे पहली बात कि अपने वर्किंग कैपिटल के साइकिल को आपको ऑर्गेनाइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेमेंट के टाइमलाइंस क्या है। दोस्तों, इसके बारे में इस कोर्स में मैंने डिटेल्ड एक एक इन पॉइंट्स के ऊपर वीडियो दी हुई है, तो उनको जरूर देखिएगा। पर आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूं कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेमेंट के टाइमलाइंस का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या होता है, आपने इन्वेंट्री परचेज करी, ठीक है, अब आपको उसको फिनिश गुड बनाने में 20 दिन का समय चाहिए। पर अगर आपने आज के आज इन्वेंट्री का पैसा दे दिया तो मिनिमम 20 दिन आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी 20 दिन लगेंगे इन्वेंट्री को फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसको आपको फिनिश गुड्स बनाना है। उसके बाद हो सकता है आप कस्टमर को दें और कस्टमर फिर से आपसे 30-40 दिन ले ले। तो क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको तो 60 दिन लग गए पैसा लेने को, पर आपने सप्लायर का पेमेंट आज के आज कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो आपको मैनेज करना है कि कैसे आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, कैसे आप अपने रिसीवेबल्स मैनेज करेंगे और कैसे आप अपने पेमेंट की टाइमलाइंस मैनेज करेंगे। ये चक्रव्यूह अगर आपने सही से मैनेज कर लिया, ये साइकिल को सही से मैनेज कर लिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कैश आपके पास हमेशा रहेगा। और इस साइकिल को डिटेल्ड एक एक वीडियो के माध्यम से मैंने आगे इस कोर्स में सिखाया है, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे आपको रेलेवेंट रेशियोज पता चलेंगे, जिससे आप आराम से अपनी बैलेंस शीट पे अप्लाई करके, जी हां, अपनी बैलेंस शीट पे अप्लाई करके उससे आप अपनी साइकिल के टाइमलाइंस का पता कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन एम को कैसे मैनेज करें, वो है फोरकास्ट योर एक्सपेंसेस। मतलब अपने जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जो भी अगले 3 महीने के खर्चे होने वाले हैं, 6 महीने के खर्चे होने वाले हैं, उसको फोरकास्ट कर दीजिए कि अगले महीने में इतनी सैलरी दूंगा, उसके अगले महीने में इतनी सैलरी दूंगा, अगले महीने मेरे रेंट इतना जाएगा, बिजली का बिल इतना जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट इतनी जाएंगी, कन्वेंस इतना जाएगा। तो जो आपके खर्चे हैं उसको बजट करके चलिए, आगे फोरकास्ट करके चलिए। अब फोरकास्ट कर दिया, फोरकास्ट के बाद जो अगला स्टेप है वो है कि इन्हीं एक्सपेंसेस को एक्चुअल फिगर्स के साथ टैली कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये फोरकास्ट किया था कि जनवरी 2020 के महीने में मैं 2 लाख रुपए की सैलरी दूंगा और आपकी सैलरी चली गई 2.5 लाख। तो यानी कि
50,000 रुपए आपने बजट से ज्यादा दे दिया। अब वो क्यों ज्यादा दिया, उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। और ये करने के लिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आपको हमेशा पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा, फिर रिव्यू करना पड़ेगा। वन सेकेंड, फोरकास्ट करना पड़ेगा, फिर रिव्यू करना पड़ेगा। थर्ड टाइम बोलूंगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, फिर रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फोरकास्ट करके रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा फोरकास्ट कर पाते हैं और कितना अपने फोरकास्ट पे टिक पाते हैं और आपका एक्चुअल्स और बजटेड में कितना वेरिएंस है। दोस्तों, जितना ये वेरिएंस कम होगा उतना बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर आप 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए दे रहे हो सैलरी, यानी आपको या तो बजट करना नहीं आता या बजट को मैनेज करना नहीं आता। पर 2 लाख की जगह अगर आपने 2.25 लाख दिया है तो समझ आता है, हो सकता है कि कहीं आपका खर्चा इंक्रीमेंटल हुआ होगा जिससे आपको इंक्रीमेंटल कुछ बेनिफिट आया होगा। तो ये क्या स्टेप है? ये स्टेप है कि हमने फोरकास्ट करने के बाद बजटेड वर्सेस एक्चुअल्स करना है कि हमने क्या फोरकास्ट किया था और एक्चुअली में हुआ क्या है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिव्यूज चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन एवरी आउटफ्लो। दोस्तों, क्या होता है, चेक लिखना सबसे आसान काम है इस दुनिया का। क्या काम है? चेक उठाया, जिसको देना है उसका नाम लिखा, उसका अमाउंट लिखा, ओनली लगाया, उसके बाद उसको डिजिट्स में लिखा, साइन किया, डेट डाली और चेक पकड़ा दिया। दिस इज एज इजी, इतना सिंपल है। पर क्या है, पीछे जो पैसे कमा के लाए हो वो लाना बहुत मुश्किल है। चेक देना बहुत आसान है पर चेक लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरी सलाह आपको रहेगी कि क्वेश्चन एवरी आउटफ्लो, जो भी आउटफ्लो हो रहा है उसको क्वेश्चन कीजिए। और अब इसमें एक और पॉइंट है, ऐसा ना हो जाए कि 2 रुपए का कुछ पेमेंट हो रहा है, 5 रुपए का पेमेंट हो रहा है, आप उसको भी क्वेश्चन करने लग जाए। वो पेमेंट सिग्निफिकेंट होना चाहिए आपके बिजनेस के हिसाब से। अगर समझिए आपका 10 करोड़ का टर्नओवर है और 2,000 की पेमेंट हो रही है तो हो सकता है आप शायद नहीं क्वेश्चन करना चाहे। पर यही अगर आपका 2 लाख रुपए का टर्नओवर है और 2,000 रुपए की पेमेंट हो रही है तो आपके लिए वो 2,000 रुपए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर आउटफ्लो को क्वेश्चन करना है जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। ये आदत आप डाल लेंगे तो इसी बहाने जब आप अपने एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछेंगे तो अगली बार वो ज्यादा प्रिपेयर्ड आएंगे और वो भी अपना होमवर्क करके आएंगे। और लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो है कि कोई भी कैश आउटफ्लो को अपनी खुद की इन्वेंट्री के साथ रिप्लेस कर दीजिए, जिसे हम पुरानी भाषा में कहते थे बाटर। आपको याद होगा पुराने जमाने में जब करेंसी नहीं होती थी तो जो अनाज उगाता था और जो फल बेचता था, अनाज उगाने वाला फल बेचने वाले को अनाज दे देता था और फल बेचने वाला अनाज उगाने वाले को फल दे देता था। इसे हम कहते थे बाटर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ईच अदर। इसी तरीके से आपको भी सोचना है कि जिस सप्लायर को मैं कैश आउटफ्लो दे रहा हूं या किसी को मैं कैश दे रहा हूं, क्या मैं उसको अपने प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं उसे अपना प्रोडक्ट दे सकता हूं? उससे क्या होगा, आपका कैश आउटफ्लो नहीं होगा। दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये पूरी जो वीडियो है ना वो एक ही क्वेश्चन के अराउंड सेंटर्ड है। वो ये है कि मैं क्या करूं कि मेरा कैश रह जाए मेरे हाथ में। क्योंकि अगर कैश हाथ में रह गया तो कैश इज किंग। जी हां, कैश इज किंग। कैश में बहुत ताकत होती है। कैश में इतनी ताकत होती है वो परचेज कर सकता है। कैश में इतनी ताकत होती है वो आपको डिस्काउंट दिला सकता है टाइमली। तो रिप्लेस कीजिए अपने कैश आउटफ्लो को अपनी इन्वेंट्री सेल, जिसे हम कहते हैं बाटर। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद करना क्या है? करना यह है कि हमें पहले देखना है हमारी खुद की बैलेंस शीट पे, आपकी खुद की बैलेंस शीट पे, कि अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस को आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हो। क्या आप ये पता कर सकते हो कि अगले 6 महीने में आपकी सैलरीज कितनी जाएंगी, आपका रेंट कितना जाएगा, आपकी बिजली का बिल कितना होगा और आपके और भी खर्चे क्या होंगे? तो उनको फोरकास्ट कीजिए। और आप ये देखिए कि आपके पिछले 6 महीने के भी क्या खर्चे हुए थे, उनको भी आप पेपर पे लिखिए और ये सोचिए, थोड़ा समय लगाइए कि उन खर्चों को कम कैसे किया जा सकता है। अब कम करने के लिए बिजनेस को नहीं कम करना, सिर्फ खर्चे कम करने हैं जो इररिलेवेंट खर्चे हैं। कभी कभी क्या होता है, खर्चे हो जाते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता कि हो रहे हैं, तो वो खर्चे कम कर सकते हैं क्या? तो आप पास्ट में से लर्निंग लीजिए और फ्यूचर में उसको बजट कीजिए। बजट करने के बाद, फोरकास्ट करने के बाद हर महीने आपका यह काम है कि उसको रिव्यू कीजिए और रिव्यू करने के बाद यह देखिए कि कैसे आप अपना कैश आउटफ्लो बचा सकते हैं, कैसे आप बार्टर्स कर सकते हैं, क्या किस किस को, कौन से सप्लायर को अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जिससे कि आपका कैश आउटफ्लो कम हो जाए। ये सारे स्टेप्स को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका कैश आपके हाथ में रहेगा। कैश को जाने मत दीजिए, पकड़ के रखिए। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश को जाने मत दीजिए, पकड़ के रखिए। किस तरह से आप अपने सप्लायर को भी हैप्पी कर सकते हैं और कैश को भी मेंटेन कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।